नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रॉमिस था, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन का प्रॉमिस था कि बीपीएससी मेंस के लिए भी हम श्रृंखला जो चलाए हैं, किस तरह से तैयारी करना है एक एक टॉपिक का। जैसे पहले हिस्ट्री का, फिर आईआर का, इस तरह से श्रृंखला चलते रहेगा। क्वेश्चंस आते रहेंगे, जो बीपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं उसको एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कराएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इसी श्रृंखला में, जैसा कि हमने कला की जो क्लासेज है ऑलरेडी ले रखा है, मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, ये सब आप देख लीजिए, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइबल रिवॉल्ट। आज हम संथाल रेबेलियन की बात करने वाले हैं। तो इसको आप समझेंगे कि संथाल अपराइजिंग क्या है, ये क्या ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि ये विद्रोह हुआ, जो 1857 के पहले का एक सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बातें की है, उसके बारे में समझेंगे। और साथ ही ये भी समझेंगे कि बीपीएससी में 67 तक, बीपीएससी 67 तक जो क्वेश्चन आते थे 36 मार्क्स के आते थे। अभी क्या है, 38 मार्क्स के आते थे। अब यह है क्या कि इसको 7 से 10 नंबर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मैंने ये जो पोर्शन तैयार किया है इस टॉपिक का, संथाल विद्रोह का, इसमें हमने पूरे लगभग 38 मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते थे, आंसर बनते थे, मैंने उसको तैयार किया है। तो इसको आपको सुनने से फायदा यह होगा कि अगर इसके कोई पोर्शन पे अगर क्वेश्चन पूछ दे और शॉर्टकट में इसका आंसर लिखना रहेगा, तो उसके बारे में भी कैसे लिखना, उसके बारे में बातें करेंगे। तो हम डिटेल से समझते हैं कि संथाल विद्रोह का कारण क्या था, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि सिद्धू कानू, चांद भैरव जैसे लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ा और विद्रोह करना पड़ा। तो समझते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल करिए, और हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, इसको स्कैन करिए और आप जुड़िए हमसे। और जो भी डिटेल है इस पे, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे एग्जाम के, आपके पास जाएंगे। ठीक है। तो संथाल विद्रोह, जिसे हुल विद्रोह या दामन कोह भी कहते हैं, हम समझेंगे हुल क्यों कहा जाता है, दामन कोह क्यों कहा जाता है, ये समझेंगे सारा डिटेल। पहले तो ये समझ लो कि संथाल, अगर इसको इस तरह लिखना हो, अगर इसे इस तरह लिखना हो कि मैं कह दूं संथाल, तो दो चीज एक्चुअली इसमें है क्या, इसमें आप देखेंगे शांत, एक है आला। देखो इसका मतलब क्या होता है, शांत होता है, इसका मतलब होता है आदमी, शांत आदमी। संथाल का मतलब होता है शांत आदमी। इसको अगर हम तोड़ के समझे तो। लेकिन दूसरा चीज ये भी समझना है कि आखिर संथाल को किस रूप में आके हमने जो बात किया, एक एक चीज को तोड़ के हम समझ रहे हैं। पहले समझ लो ये हुल क्यों कहा जाता है। जब हम विद्रोह करते हैं, इसी दिन के, जिस दिन हम विद्रोह किए थे, जो संथालों ने विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, उस दिन को ही हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कमेंट में बता दो कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। अब दामन को एक जगह है जहां अंग्रेजों ने संथालियों को भेजा था। एक जंगल था, जंगल को खाली करने के लिए, जैसे जंगल, अब अंग्रेज जब आए थे तो उनको क्या चाहिए था, अंग्रेज को मूलतः चाहिए था रेवेन्यू। रेवेन्यू उनको कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड से। जब अंग्रेज आए थे तो हम तो ऐसा था नहीं कि पूरा नगरीकृत शहर था हमारा, उसमें तो ग्रामीण शहर था, ग्रामीण क्षेत्र था। और शहर बनने में तो अब जाके देखो तो आज के वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो 32% के आसपास अर्बन एरिया है। तो उस समय एग्रीकल्चर लैंड को बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस समय जंगल था। तो डेवलपमेंट देखो, पहले जंगल था, उसको एग्रीकल्चर लैंड में बदले, फिर एग्रीकल्चर लैंड धीरे धीरे अर्बन क्षेत्र में बदलते जाता है। लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जंगल को एग्रीकल्चर लैंड में जो बदला गया, उससे अंग्रेजों को क्या फायदा होता था, उससे फायदा होता था कि उनको रेवेन्यू कलेक्ट होता था। अब समझो पहले संथाल का कार्य क्या होता है। संथाल का एक नॉर्मल कार्य होता है कि एक झूम कृषि करना, मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। दूसरा क्या था, हंटिंग करना। और एक बहुत एक्सपर्ट होते थे फॉरेस्ट क्लीनिंग में। ये तीन चीजें में वो एक्सपर्ट होते थे। तो अब समझो कि अगर एक संथाली है, संथाली समूह है, उनकी एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था में होता क्या है
कि वो कार्य करते हैं तो सामूहिक कार्य भी करते हैं, इनका एक अपना रीति रिवाज होता है, इनकी एक अपनी परंपरा होता है। तो झूम कृषि में क्या होता है कि किसी जंगल में गए तो क्लीन करते हो, एग्रीकल्चर करते हैं, और करने के बाद लगभग 4 साल 5 साल रहते हैं, फिर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। अब हुआ क्या, समझो एक एक चीज को मैं डिटेल से समझाता हूँ, आप इसको समझिएगा कि इसमें हुआ क्या। कि पहले ही समझो कि संथाल विद्रोह तो जो हुआ था, तो हम उसके पहले ये जान लो पहले कि जो संथाली थे, जो संथाल जो क्षेत्र था वो बंगाल प्रेसिडेंसी। देखो पहले क्या था, अंग्रेजों के समय में बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक क्षेत्र था। अब झारखंड बना है, जो संथाल है जो वर्तमान के झारखंड में है, तो उस समय बिहार के अधीन ही था झारखंड। तो ऐसे एक क्षेत्र देखो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही था संथाल क्षेत्र। अब उसमें क्या हुआ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने क्या किया कि अपनी राजस्व प्रणाली को बढ़ाने के लिए किसका बढ़ावा दिया, सूदखोरी प्रथा को, जमींदारी व्यवस्था को। अब इस व्यवस्था को उसने बढ़ावा दिया था। इसी को समाप्त करने के लिए संथालों ने विद्रोह किया था। कारण क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई, लेकिन इनका सबसे ज्यादा जो शोषणकर्ता लोग थे वो सूदखोर थे, व्यापारी थे, और इनकी नीतियां थी अंग्रेजों की नीतियां, राजस्व नीति। तो इससे क्या हो रहा था, इनकी सारी व्यवस्था को चकनाचूर करने में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम एक एक चीज को समझते हैं तोड़ तोड़ के कि व्यापारियों ने, महाजनों ने किस तरह से उनका शोषण किया, जमींदारों ने किस तरह से किया, अंग्रेजों ने किस तरह से किया, अंग्रेज अधिकारियों ने किस तरह से किया। एक एक चीज को एकदम अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो इसमें क्या था, अब स्थानीय जमींदार, एक एक चीज को एकदम बारीकी समझिए। आपको ये सब की पॉइंट है, इसी को आपको आंसर में इन्वॉल्व करना है। एक स्थानीय जमींदार, जमींदार, पुलिस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो, इनके द्वारा जो स्थापित क्या है। अब देखो इसका अगर आप रीजनिंग के स्टूडेंट हो तो समझो सब इसी के चट्टे बट्टे हैं। अगर इसको मैं ईस्ट इंडिया कंपनी मानूं, इसे मैं जमींदार मानूं, इसे मैं महाजन मानूं, ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आप समझो। अब क्या है ना, ये तीनों की मिली भगत से इन संथालियों का शोषण किया गया है। कैसे शोषण किया गया है कि आप समझो। पहले आप एक एक लाइन देख लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित कानूनी प्रणाली के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उत्पीड़न के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह था। मैं बार बार वही बात कर रहा हूं। आप देखिएगा कि मैंने जो शुरू किया है, संथालों ने विद्रोह क्यों किया, तो घूम फिर के सारा चीज यही आता है कि इनके खिलाफ, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कौन थे इसमें शामिल, स्थानीय जमींदार, पुलिस, ब्रिटिश अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ही अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से ये जो आपको बनाया गया है, ये एरिया ऐसे समझ लो, ये जमींदार हमने बोला जैसा, ये महाजन, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह समझो। इसने क्या किया, मिलके क्या किया, किनका शोषण किया, संथाल का। अब संथाल कौन थे, ये एक्चुअली एक ट्राइबल समूह है। अब ऐसा नहीं कि एक संथाल ही एकमात्र लोग थे, और भी ट्राइबल समूह थे जिनका शोषण होता था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन जो विद्रोह करने वाले लोग थे ये संथाली थे। अब ये भी समझेंगे कि जो एरिया था, कहाँ पर एरिया था। जैसे आप देखेंगे वीरभूम, मानभूम, जो भागलपुर के आसपास के एरिया है, राजमहल की पहाड़ियां वाला एरिया, ये सारे क्षेत्र में क्या थे, ये फैले हुए थे। पहले क्या होता था कि जंगल होता था, जंगल में अपना कृषि करते थे, अपने पारंपरिक रीति रिवाज जो है, जैसे सामूहिक खेती, उनका अपना प्रशासनिक व्यवस्था होता था, मांझी व्यवस्था, जिसमें क्या होता था, स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान किया जाता था। यूं कहें कि अगर वर्तमान में आप देखेंगे पंचायती राज में एक न्याय पंचायत की संकल्पना है, जहां पर कोशिश किया जाता है कि समस्याओं का इसी के माध्यम से समाधान किया जाए। ठीक है, मान के चलिए मांझी व्यवस्था उसी प्रकार की व्यवस्था है जो स्थानीय स्तर पर भी गाँव में ही एक प्रधान और मुखिया जो होता है उस समस्या का समाधान करता था। उनको अंग्रेजों के न्यायालय और थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी नीतियों के माध्यम से तोड़ दिया। तो इसी के खिलाफ क्या हुआ कि कौन से क्षेत्र थे, बंगाल, बिहार जो वर्तमान में झारखंड है, और राजमहल का क्षेत्र था।
अब इसमें देख लो, मानभूम, वीरभूम, इस तरह के 6-7 क्षेत्र थे जो इस क्षेत्र में आते थे जहां ये लोग खेती करते थे। लेकिन समय बदला और हुआ क्या कि अंग्रेजों को समझ में आने लगा कि हमें तो अपनी लगान बढ़ाना है, चाहे जैसे बढ़ाना है। वो ब्लड शेड भी कर देते हैं, छोटे स्तर पे वार भी करते थे कि किसी तरह से इनको अपने अंडर में रखना है, डरा धमका के रखना है और मेरे बनाए हुए नीतियों का इनको द्वारा पालन करवाना है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, सारे इसके बैकग्राउंड में चल के हम समझेंगे एक एक चीज करके। अब देखो, संथाल विद्रोह का होने का कारण क्या था। संथाल विद्रोह जो हुआ था, इसका एक तत्कालिक कारण जो था, जो जस्ट पहले का कारण क्या था कि इसमें क्या हुआ था कि एक दारोगा था महेशलाल दत्त और दूसरा थे प्रताप नारायण। मतलब क्या क्या कहने का मतलब है कि दरोगा की क्या कर दी गई, हत्या। और जब हत्या हुई, और क्यों हुई, यहाँ एक संथाली को छोटी सी चोरी, छोटे स्तर की चोरी के नाम पर इसको क्या कर दिया गया, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। तब वहां के स्थानीय लोगों ने दरोगा को बहुत ही बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी और इस हत्या ही एक संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं था, तात्कालिक कारण यही था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि राजस्व नीति, महाजनों की शोषक परक नीति, जमींदारों की लगान वाली नीति, इन सारी नीतियों ने संथालियों को बुरी तरह से निराश किया, उनके अंदर में विद्रोह पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई। तो एक एक चीज करके आप समझिए, तात्कालिक कारण क्या था, यही था कि दो दरोगा को इन्होंने क्या किया, पहले हत्या किया। ऐसे कई दरोगा को देखो, क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में एग्रीकल्चर भूमि बढ़ाना होता है तो उनको राजस्व बढ़ाना होता है, तो वहां पर जो लोकल जो नीतियां हैं उनको समाप्त करके ही अंग्रेज अपनी नीतियों को बनाते थे। लेकिन जहां इस क्षेत्र को नहीं माना जाता था तो वहां पे क्या किया जाता था, वहां दमन किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को मान सके। तो हुआ क्या, इसमें देखेंगे हुआ क्या, एक मामूली चोरी के कारण क्या हुआ, इनको क्या क्या गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के कारण लोगों में क्या हुआ, गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के कारण दरोगा की हत्या कर दी। दरोगा का आप नाम याद कर लेना, जैसे कि हमने बताया था कि प्रताप नारायण और महेशलाल दत्त। अब क्या हुआ कि दूसरी चीज ये देखेंगे कि उसी समय रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, और रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनको क्या चाहिए था, बेगार चाहिए था, बंधुआ मजदूर चाहिए था। इस तरह के लोगों को वो बिना मजदूरी के चाहते थे कार्य करे। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था कि वो बंधुआ मजदूर चाहते थे, लेकिन एक साथ क्या होता था, किसी भी परिवार के अगर महिलाओं पर किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता था तो हर वो परिवार अपने अंदर में आक्रोश पैदा करेगा कि उसकी घर की महिलाओं पर कोई आंख उठाए नहीं। लेकिन यहाँ के महिलाओं के साथ क्या होता था, दुर्व्यवहार होता था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेजों, संथालियों ने जब विद्रोह किया तो रेलवे पटरियों पर भी अपने गुस्सा उठाया, रेल फैक्ट्रियों पर गुस्सा दिखाया। इस तरह की कार्य आगे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब समझो दूसरा चीज क्या था, एक एक लाइन समझो पहले एकदम ब्रेक करके। तात्कालिक कारण दरोगा को हत्या, लेकिन एक कारण नहीं थे, एक कई कारण थे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, क्यों, रेलवे लाइन जब पटरी बिछाया जा रहा था उस समय भी दुर्व्यवहार किया जाता था। एक नया वन कानून बना दिया गया। वन कानून क्यों बना दिया गया भाई, पहले क्या था कि विनिमय प्रणाली के आधार पर भी ये संथाली अपने कार्य करते थे, लेकिन नए वन कानून हो गया तो जंगल से कोई वस्तु को उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए भी इनको टैक्स देना पड़ता था। तो ये उनके जो पारंपरिक रीति रिवाज है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उस सारे पर क्या किया, इन्होंने उनके सारे प्रशासनिक व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। और दूसरी चीज कि झूम कृषि की बात कर रहे हैं कि कुछ समय तक उस क्षेत्र में जब तक भूमि उपजाऊ रहती है तब तक वहां पर करते हैं वो कृषि, फिर दूसरे क्षेत्र में चले जाते थे। इस तरह कृषि पर उन्होंने क्या लगा दिया था, अंग्रेजों ने रोक अपनी नीतियों के माध्यम से। दूसरा चीज कि उत्पादित वस्तुओं पर क्या हुआ, उन्होंने कर लगा दिया। हमने क्या बोला, नए वन कानून जब बना तो इनमें जो जंगल में जो चीजें बनाई जाती थी और उसको बेची जाती थी उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। तो ये सारी चीज उन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था उनके प्रशासनिक व्यवस्था में था नहीं। जो पारंपरिक रीति रिवाज, जो स्वतंत्रता प्रिय लोग थे, ये लोग किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे। ये लोगों ने इतना कष्ट सहा था कि इनकी अंततः इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था विद्रोह के अलावा।
तो इन सारी चीजों को देखिए, और इन सारे चीजों के अगर मूल में देखेंगे तो कॉर्नवालिस का 1793 में 1793 में लाया गया परमानेंट सेटलमेंट, जिसको अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, ये व्यवस्था जो था ना, इसको जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। इसमें क्या चाहते थे अंग्रेज, आपको ध्यान होगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। इस समय जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो इस समय अंग्रेजों को बंगाल का एरिया में क्या हुआ, इनको अपने लगान लगाने की नीति का एक शक्ति मिल गया। और जब ये शक्ति मिलता है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि किसी तरह हमारी लगान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। तो उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए क्या किया, जंगल वाला एरिया को पहले एग्रीकल्चर लैंड में बदलना चाहा ताकि लगान ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इसके लिए उन्होंने चाहा कि हमारे पास टैक्स कम आ रहा है, तो ऐसे में इन्होंने इस तरह की व्यवस्था लाया ताकि इन्होंने सोचा कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू है इनको मिल जाए। और फिक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू के लिए इन्होंने क्या किया, जमींदारों के साथ समझौता किया। और जमींदार से इस तरह समझौता किया जाता था कि आप एक क्षेत्र का एक एरिया दे दिया उन्होंने जमींदारों को और कहा कि मुझे इस क्षेत्र से इतना टैक्स चाहिए। अब ये टैक्स जमींदार अंग्रेज को देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। लेकिन यहाँ पर एक क्लियर नहीं था कि अंग्रेज कितना टैक्स किसानों से लेगा, जो कार्य कर रहे खेत पर उनसे कितना टैक्स लेगा, ये तय नहीं था। इस कारण से अंग्रेजों ने, आपको बता दूं कि लगभग 50% टैक्स से लेकर लगभग 500% 500% तक का टैक्स किसानों से लिया था। और इतने बड़ा शोषण, बहुत बड़े स्तर पर शोषण होता था। और इसमें इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि इसमें दुष्परिणाम के रूप में यह निकला कि बहुत सारे जो किसान थे अपने जमीन से हाथ धो बैठे, उनके जमीन नीलाम होने लगे। कैसे होने लगे नीलाम, अब देखो टैक्स देना कंपलसरी था, चाहे आपके जमीन पर वस्तु का उत्पादन हो, फसल का उत्पादन हो या ना हो, आपको टैक्स देना कंपलसरी था। क्योंकि ये जो व्यवस्था था अस्थायी बंदोबस्त, ये जमींदार अंग्रेजों के बीच में था। लेकिन जमींदार किसानों से हर हाल में टैक्स चाहते थे। तो टैक्स लेने के लिए क्या होता था अंततः, क्योंकि जमींदार जो थे एक तरह से पुलिस का रूप निभाते थे, एक तरह से वो पुलिस थे। अगर वो टैक्स नहीं देते थे तो उन पर वो अत्याचार करते थे। अत्याचार से बचने के लिए ये संताली लोग क्या करते थे, महाजनों के चंगुल में फंसते थे और ऊंचे ब्याज दर पर क्या करते थे, लोन लेते थे, ऋण लेते थे। और जब वो ऋण के बदले एक तरह से इन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण इनसे महाजन लोग बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण तरीके से इनके टैक्स में बढ़ोतरी करते थे, ब्याज में बढ़ोतरी करते थे और उनका शोषण करते थे। जब वो पैसे चुका नहीं पाते थे, असफल होते थे चुकाने में, तो उनसे क्या होता था, उनकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था। और नीलाम करने के कारण क्या हुए, चाहे तो बेघर हो गए, चाहे बंधुआ मजदूर बन जाते थे और बेगारी का काम करते थे। इस तरह से चंगुल में संथाली लोग फंसते गए। इन सब चीजों को देखते हुए असंतोष तो संथालियों में था ही इस तरह के कार्य से, लेकिन और भी कई कारण थे। मैंने बोला ना कि सिर्फ एक मात्र कारण नहीं, इसके कई कारण थे। इस सारे कारणों ने मिलकर एक बहुत बड़ा विद्रोह के रूप में संताल विद्रोह सामने आया। आप देखेंगे उन्होंने सामाजिक हस्तक्षेप भी किया था। कैसे किया था, एक तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक पश्चिमी संस्कृति थोपने का प्रयास किया। किस तरह का पश्चिमी संस्कृति, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। क्या किया, धर्म परिवर्तन। अब धर्म परिवर्तन करवाएंगे। जो प्रकृति का पूजा करते थे वो अपनी गूंगा देवता की पूजा करते थे। गूंगा देवता के बारे में कहा जाता है कि उनकी 20 उंगलियां थी और उन्हीं को वो पूजा करते थे। और इस तरह से जिनको वो अपने जन्म जन्मांतर उनके पुराने रीति रिवाजों से उनका पूजा करते आ रहे हैं, उनको अपना इष्ट मानते आ रहे हैं, अचानक से उनको धर्म परिवर्तन के जैसे चीजों को लाकर क्या किया गया, इनके साथ इनकी संस्कृति को बदलने का प्रयास किया गया। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, इनके अंदर में बहुत ही ज्यादा असंतोष और विद्रोह का भाव पैदा हुआ। लेकिन इन्होंने तुरंत विद्रोह नहीं किया। इन्होंने क्या किया, कुछ चीजें थी, जैसा कि हमने बताया था 1757 में प्लासी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई नियम और कानून बनाए थे। फिर अस्थायी बंदोबस्त किस तरह लगान को उच्च दर पे किया और उनका शोषण करने का काम किया। हमने ये भी बताया कि जमीन नीलाम हो जाते थे। इससे क्या हुआ, बेरोजगारी, बंधुआ मजदूर और बेघर लोगों की संख्या बढ़ी। और जब आप कमजोर होते हैं तो आप पर अत्याचार और ज्यादा होता है। तो इसी कमजोरी का फायदा महाजनों ने, जमींदारों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने उठाया।
हमने बताया इनकी एक अपनी रीति रिवाज है, स्वतंत्रता प्रिय पारंपरिक रीति रिवाजों को मानते थे, सामाजिक हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, जैसे धर्म परिवर्तन, विनिमय प्रणाली, जो आपसी, जो मैंने बताया था कि नए वन कानून बना दिए थे, तो उनमें क्या होता था कि अब इनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इनमें विनिमय प्रणाली में क्या था, कुछ चीजें मैं बनाता हूँ आप ले लो, आप जो बना रहे हो मुझे जरूरत है मुझे दे दो। इस तरह से इस पर भी रोक लगा दी गई। इस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश बढ़ते गया। अब इसमें क्या है, एक होता है मांझी व्यवस्था। मांझी व्यवस्था में होता है कि स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर समाधान, वही यहाँ पर किया जाता था। जैसे मुखिया क्या करता था, स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर समाधान करता था। तो ये जो मांझी व्यवस्था था, इसको एक तरह से इसको मांझी व्यवस्था भी बोलते हैं। इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया या रोक कर दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए किया गया कि वहां पर उस क्षेत्र में थानेदार की स्थापना किया गया, थानेदार आने लगे, इनको न्यायालय का चक्कर लगाना पड़ा अगर कोई वहां पर विवाद होता है तो। इस तरह की चीजें से क्या हुआ, इनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हो गई। दूसरा देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा न्याय पंचायत से, वर्तमान के न्याय पंचायत से, ऐसे जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये ध्यातव्य है, ध्यातव्य, ध्यातव्य हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैंने शुरू में बताया कि अंग्रेजों का अंतिम लक्ष्य यह है कि उनका रेवेन्यू कैसे बढ़े। इन्होंने एक क्षेत्र का सीमांकन करवाया 1832 में, 1832 में, और वो क्षेत्र था दामन ए को, और दामन ए को का सीमांकन कराया और संथालियों को कहा कि देखिए आप इस क्षेत्र में जाइए और वहां आप रहिए, अपना एग्रीकल्चर करिए और अपने जो रीति रिवाज है उसका पालन करिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को देखिए। अब ये क्या हुआ, देखिए दामन को में अब इस तरह का गेट भी मिलता है, दामन को रेसिडेंस। अब क्या हुआ कि इस तरह का दामन को का सीमांकन कराया गया और इस क्षेत्र में संथालियों को दिया गया। और संथालियों को देने के क्या था, जब संथालियों को दिया गया तो ये क्षेत्र पूरी तरह जंगल था। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि संथाली लोग क्या थे, पूर्ण रूप से अच्छे जानकार थे, एक्सपर्ट थे किस चीजों में, जंगल साफ करने में, झूम कृषि में और इस तरह का व्यवस्था शिकार करने में। तो जब जंगल इनको मिला तो इनको शिकार करने को भी मिला, जंगल का सफाई भी किया और फिर जंगल को क्या किया उन्होंने, एक एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया, वहाँ खेती किया। जब यहाँ पर खेती करने लगे तो अंग्रेजों को यहाँ भी रेवेन्यू दिखने लगा। अब उन्होंने लगा कि ये जंगल तो अब रेवेन्यू लायक हो चुका है, तो अब यहाँ पर भी महाजन, जमींदार, थाना, ये सब पहुंच गए। इनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगातार शिफ्ट किया जा रहा था और हर जगह इसी वादे के साथ कि आपके साथ शोषण नहीं होगा, लेकिन इनको हर जगह जहां जहां जंगल उन्होंने क्लीन किया वहां वहां कुछ समय के बाद इस तरह के रेवेन्यू सिस्टम लागू कर दिया गया। अब लागू करने का फिर वही हुआ कि क्षेत्र में जब लागू किया गया तो इन संथालियों के मन में आया कि हर क्षेत्र में इन अंग्रेजों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस तरह का शोषण परक नीतियां अपनाई जा रही है। पहला इनका जो विद्रोह था, पहला जो इनका गुस्सा था, जमींदार और साहूकारों के था, सुदखोरों से था। कारण क्या था, इनको प्रत्यक्ष रूप से जो शोषण करने वाले लोग थे ये जमींदार और कौन थे, साहूकार, सुदखोर, व्यापारी, महाजन, ये लोग थे। तो इनका सबसे पहले गुस्सा ये था। शुरुआत में आर्थिक तंगी से, आरसी मजूमदार ने तो कहा है कि ये जो विद्रोह था आर्थिक तंगी से शुरू हुआ था और अंततः ये पहुंच गया ईस्ट इंडिया कंपनी को देश से बाहर निकालने को लेकर। और भी बातें ऐसी है कि जब आप देखेंगे कि क्षेत्रों को जब जंगल से एग्रीकल्चर लैंड बनाया गया तो यहां पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर लैंड बनाने के बाद यहां पर एक चीज और ध्यान रख लो, एक दीकू शब्द है। दीकू मतलब होता है जो ट्राइबल लोग हैं या संथाली लोग हैं, ऐसा मानते थे कि जो उनके क्षेत्र में इन ट्राइबल ग्रुप से बाहर के लोग, जैसे महाजन, जमींदार, थानेदार लोग आकर अगर बच जाए तो उनको दीकू कहते थे। दीकू, ये ध्यान रखना। और दीकू जो शब्द था, ये दीकू ही इनके सबसे बड़े शोषणकर्ता लोग थे। तो शोषण, इन्हीं दीकुओं से बचने के लिए, इन्हीं दीकुओं को अपने क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए यह विद्रोह किया गया। और दीकू से इनका गुस्सा ऐसे ही नहीं था क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर शोषण किया था। इसको समझो, आज इस क्षेत्र में जमींदारों, व्यापारी और अधिकारियों ने जो शोषण शुरू किया था, इन शोषण के विरुद्ध ही कौन लोगों ने,
सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव तथा इनकी जुड़वा बहन कौन कौन है? ये नाम याद कर लो, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव तो सब याद रखता है। फुल्लो और झानो, ये दो जुड़वा बहनें थी, इन्हीं की बहन थी। इन सभी ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध, महाजनों के विरुद्ध एक विद्रोह का बिगुल फूका। लेकिन ये डायरेक्ट जाके ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर शोषण हुआ तो डायरेक्ट विद्रोह कर दिए। इन्होंने पहले ये समझा, क्योंकि इनके क्षेत्र में थाना था, न्यायालय भी थी। आपको समझो कि कितने पढ़े लिखे होंगे उस समय में जिनको न्यायालय की समझ होगी। तब भी सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये सब क्या हुए? सारे संवैधानिक तरीकों को अपनाया। वो अधिकारियों से मिले, न्यायालय गए, लेकिन जब कुछ उपाय न दिखा, उनका कोई सहायता न हो पाया, तो उन्होंने क्या किया? उनके ऊपर कोई विद्रोह के सिवा और कोई रास्ता दिखा नहीं। उन्होंने विद्रोह का ही रास्ता चुना, ताकि उनके लोगों पर जो शोषण हो रहा है, उनके महिलाओं पर जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जो महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो सबको रोकना ही एक अंतिम लक्ष्य रह गया था। अब किस तरह से इन्होंने क्या किया आप समझते हैं? आप समझो विद्रोह कैसे हुआ, एक एक चीज को एकदम लाइन वाइज समझो, और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे 8 नंबर के क्वेश्चन में इन सारी चीजों को शामिल करना है। बहुत ही एक माइंड मैप बनाएंगे, माइंड मैप बना के किस तरह से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो समझो विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो झारखंड के भगनाडीह। भगनाडीह कहाँ है? ये साहिबगंज का एक जगह है। साहिबगंज 30 जून 1855 को यह विद्रोह का बिगुल उन्होंने फूका। यही जो हूल दिवस था, इसी दिन को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन बिगुल फूका गया था संघर्ष का, विद्रोह का। देखो विद्रोह तो अंग्रेजों ने कहा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये संघर्ष था संथालों का। 1855 30 जून 1855 को विद्रोह किया इन्होंने, सिद्धू कान्हू ने, सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव ने। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब विद्रोह का बिगुल फूका गया, तो यहाँ पर जो एक नीति होता है, जब कोई आर्मी तैयार होती है तो उसका एक राजा होता है, एक सेनापति होता है, मंत्री होता है, प्रशासक होता है। इसी रूप में क्या हुआ कि सिद्धू को क्या घोषित किया गया? राजा, भैरव को सेनापति, चांद को प्रशासक और कान्हू को मंत्री। इस तरह की चीजों को बांटा गया शासन, मतलब एक आर्मी बनाने के लिए, ताकि उस क्षेत्र का अच्छे से देख रेख कर सके और विद्रोह को अच्छे से नियंत्रित और एक सफल बनाया जा सके। अब हुआ क्या, जब इन्होंने ये सारी चीजें अपने आप को घोषित कर लिया, तब ये सब मिलकर 30 जून 1855 को घोषित करते हैं और कहते हैं, ये कोड को याद रखना है, ठाकुर जी ने कहा है, ठाकुर जी ने कहा है आजादी के लिए हथियार उठा लें, और हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं, कोई सरकार नहीं, थानेदार नहीं, हाकिम नहीं, संथाल राज स्थापित हुआ, और सिद्धू ने खुद को गवर्नर घोषित कर लिया। इस तरह से शुरुआत होती है संथाल विद्रोह की, या संथाल संघर्ष की, संथाल अपराइजिंग की। इस तरह से समझिए। आप समझो 30 जून को जब ये चीजें हो रही थी, तो बहुत ही कम समय में लगभग 400 गांव के लगभग 8 से 10 हजार संथाली लोग क्या हुए, एकजुट हुए, और विद्रोह का बिगुल क्या हुआ, फूंक दिया इन्होंने। और शीघ्र ही ये संख्या कितना हो गया, 60,000। समझो ये यूनिटी को दिखा रहा है। आप समझो इस चीज को कि कितना विश्वास था लोगों को, और कितना गुस्सा होगा अंग्रेजों के विरुद्ध इन लोगों में, कि इन लोग बहुत ही कम समय में इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को तैयार हो गए। अब मैंने बताया था कि कौन केंद्र में है, इसका केंद्र में कौन है? हमने बताया था कि महाजन, व्यापारी, जमींदार, पुलिस, डाकघर, रेलवे फैक्ट्रियां। अब इस सब शोषण का ही एक रूप था। शोषण का क्या रूप था? महाजन और व्यापारी क्या करते थे, उच्च ब्याज दर पर क्या करते थे, उन्हें ऋण देते थे और फिर उनके घरों को नीलाम करवाते थे। जमींदार क्या करता था, जो पैसे नहीं दे पाए उनके जमीन को नीलाम करवा देता था। उसको खरीदने वाले व्यापारी थे, महाजन थे, उच्च दर रखते थे। जब टैक्स की व्यवस्था होता था तो कोई भी टैक्स ये लोग वसूलने के लिए रेडी थे। जैसा कि हमने बताया था कि लगभग 50% से लेके 500% तक ब्याज लेते थे, ब्याज दर था। अब बताओ कि इस तरह की इतनी बड़ी उच्च दर रहेगा
तो कोई भी जो उत्पादन करेगा, क्या उसके हाथ कुछ बचेगा? उसके पास अपने घर को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ये अपने फसलों को अगर बेच भी देते थे तो भी इतना टैक्स वो चुकाने में असफल होते थे और उनको बेगारी मजदूरी, बंधुआ मजदूरी करना पड़ता था। रेलवे फैक्ट्रियां उनके महिलाओं के शोषण का एक बड़ा कारण था, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार करने वाले कौन थे? अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी। तो ये भी गुस्सा था। तो आक्रमण का केंद्र यही था। एक एक चीज को डिटेल से आगे देखते हैं। आप समझो, अब जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये विद्रोह को शुरू में नहीं दबाया गया तो ये विद्रोह बड़ा हो सकता है। कारण क्या था कि जिस क्षेत्र में लोगों ने जिस बड़ी संख्या में हमने क्या बोला था शुरू में कि तात्कालिक कारण क्या था? 2 दरोगा की हत्या। वास्तव में 2 दरोगा की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि एक संथाली को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही ये विद्रोह शुरू होता है तो और भी थानेदार को भेजा जाता है, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तब इन लोगों को लगा कि अब इसका अगर दमन नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर विद्रोह हो सकता है। तो इसी को दमन करने के लिए कौन आता है? दमन करने के लिए कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और कलकत्ता से मेजर बरू आते हैं, के नेतृत्व में विद्रोह का दमन किया गया। ये समझ लो कि दमन करने वाले ये लोग थे, ठीक है। और नेताओं को, जो विद्रोही नेता थे, उनको पकड़ने के लिए इनाम भी रखा गया। आप समझो 1855 में अगर 10,000 रुपये का इनाम रखा जा रहा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है वर्तमान के समय में। इस तरह का समझ लो कि उनको कितना खौफ था कि अगर ये विद्रोह को नहीं दबाया गया, अगर इन नेतृत्वकर्ताओं को नहीं पकड़ा गया तो ये विद्रोह बहुत तेजी से फैल सकता है। अब देखो, दया तब हो कि संथाली आर्मी ने विभिन्न फैक्ट्री, हमने क्या बताया कि जो आक्रमण का केंद्र था उसी को इन्होंने आक्रमण का केंद्र बनाया। अब क्या हुआ? उनको डाकघरों को उन्होंने आग लगा दिया, रेलवे फैक्ट्रियों को इन्होंने लूट लिया, जला दिया। अब क्या हुआ? जमींदारों पर उन्होंने क्या किया? कई जमींदारों और सूदखोरों की हत्या कर दी। लोग इस क्षेत्र से बाहर भागे। इन्होंने जब निशाना बनाया तो कितने ही लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जमींदार और साहूकारों की हत्या हुई, क्योंकि इनको दमन करने के लिए अंग्रेज अधिकारी भी आए हुए थे, उनके पास विभिन्न तरह के हथियार भी थे। तो ऐसा है कि कुछ लोगों की हत्या तो इन्होंने की, जमींदार, साहूकार, अंग्रेज अधिकारियों की। और खासकर उन लोगों के जिन अधिकारियों ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था, जिन महाजनों ने उनका सबसे ज्यादा शोषण किया था, उनकी तो हत्या कर ही दी गई थी। तो आप समझो ये आक्रोश बढ़ता गया और निशाना बनते गए। लेकिन इस विद्रोह को दमन करने में सिर्फ अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से जीत नहीं हासिल की, इनको जिताने में कुछ लोगों की भूमिका थी। कौन थे? देखिए, कुछ राजा थे, जैसे मुर्शिदाबाद के राजा, कुछ राजा, मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ मुर्शिदाबाद के राजा की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने तो अपना हाथी भी दे दिया था कि लो हाथी लो, इनका जो स्टैब्लिशमेंट है उसको ध्वस्त कर दो, संथालों का। ना सिर्फ हाथी दिया, इन्होंने अपनी सेना दी, साथ ही वित्तीय सहायता प्रदान किया। इससे क्या हुआ? संथाली को कमजोर किया। साथ ही एक तरफ जहां संथाली कमजोर हो रहे हैं इन राजाओं के, अंग्रेजों को हेल्प करने के कारण, तो दूसरी ओर अंग्रेज मजबूत हो रहे थे। दूसरा कारण यह था कि संथालियों को दमन करने में आसानी यह हुआ कि चूंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, तोप थे, अच्छे मॉडर्न तरीके के बंदूकें थे उनके पास, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा गोलियों का बौछार कर सकते थे। और इनके पास क्या था? संथालियों के पास, इनके पास पारंपरिक हथियार थे, बोझ थे, एरोज थे, मतलब तीर धनुष थे। साथ ही इन्होंने क्या किया? एक जो अच्छा चीज अपनाया था, गोरिल्ला वार का युद्ध, जो बोलते हैं छुप छुप कर, इसको टैक्टिकल वार करते हैं, जो छुप कर कम लोगों की इसमें जान माल की हानि होती है और वो हत्या करते हैं। और कहीं न कहीं इस क्षेत्र में वो सफल भी हो रहे थे। लेकिन कहाँ एक मॉडर्न हथियार के सामने तीर और धनुष टिक पाएगा? इन चीजों को ध्यान रखिए। और यह कारण था कि इनका बहुत आसानी से इनका दमन कर दिया गया। आसानी से नहीं कहेंगे, कहने का मतलब है कि तुलना में अगर देखा जाए कि अगर इतनी बड़ी संख्या में आए और इन लोगों की हत्या कर दिया, कहीं न कहीं अगर अंग्रेजों का नजरिया से देखा जाए तो इस विद्रोह को तो दमन करने में सफल हुए, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इस चीज को माना कि हाँ, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से इस विद्रोह का हमने दमन किया। अब देखो, ये संथाल है,
ये संथाल विद्रोह। आप समझो, आप देखो इस डेट के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन है, हर जगह अलग अलग डेट है, तो इस क्षेत्र इस एरिया को आप थोड़ा छोड़ देना। अब इसके बारे में हर जगह अलग अलग मुझे डाटा मिल रहा है, तो मुझे इसके लिए कंफ्यूजन, तो इसलिए इस डाटा को छोड़ देना। लेकिन इतना तय है कि इनको जो फांसी दिया गया था, ये जो फांसी था, इस संतालियों में एक डर पैदा करने के लिए क्या किया गया, साहिबगंज में ही, साहिबगंज का भगनाडीह, जो जहां से शुरू हुआ था, ये भगनाडीह में ही पेड़ में लटका के इनको फांसी दी गई थी, ताकि लोगों में एक भय पैदा हो अंग्रेजों के विरुद्ध, कि इनके विरुद्ध अगर आवाज उठाओगे तो यही होगा जो सिद्धू कानू के साथ हो रहा है। तो एक डर पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें की गई थी। अब क्या हुआ, अब देखो ये तो चीजें समझ में आ गया कि विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, ये विद्रोह क्यों शुरू हुआ, किन लोगों के कारण हुआ, किस तरह की नीतियां अपनाई जा रही थी, ये तो आपको समझ में आ गया। विद्रोह जब शुरू हुआ तो आपने समझ भी लिया कि सिद्धू कानू, चांद भैरव, फुल्लो वानो, ये सब जो की काम, इन्होंने जो नेतृत्व की भूमिका निभाया और जो संथालियों ने इनका साथ दिया, वो किस तरह से बहुत ही कम समय में अंग्रेजों को वो परेशान करने में सफल हुए, और कहीं न कहीं अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि हमारे विरुद्ध अगर आप लड़ोगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये संथाल विद्रोह जो सीखने को मिलता है, और भी विद्रोह से अलग क्यों दिखता है आपको, बहुत सारे विद्रोह 1855 के पहले भी हुए, ट्राइबल विद्रोह भी हुए, लेकिन वो इतने स्तर के नहीं हुए जितना इस विद्रोह को जाना गया। तो समझो इसमें क्या अलग चीजें थी, ठीक है। ये समझो पहले, ये क्या था, संगठित आंदोलन था, ये संगठित आंदोलन था, संगठित आंदोलन था। कैसे, बहुत कम समय में सिद्धू कानू ने क्या किया, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि पहले 400 गांव के लगभग 8 से 10 हजार लोग शामिल हुए, और बहुत जल्दी क्या हुआ, 60,000 लोग शामिल हो गए। अब क्या हुआ, जब एक साथ जुड़ोगे तो आप उसका नाम तो दोगे ना कि एकता वहां पर कायम करने में सफल हुए, ठीक है। दूसरा ये देखोगे कि इन्होंने पारंपरिक हथियार का जो प्रयोग किया, इन्होंने जो पारंपरिक हथियार का सफल प्रयोग किया, कैसे, इन्होंने तीर धनुष का प्रयोग किया, और हमने बोला गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से वो लड़ रहे थे, और गोरिल्ला युद्ध में अंग्रेजों को इसको दमन करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, उनको बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था इस चीज को दमन करने में। अगर ये प्रत्यक्ष रूप से होते तो इनके पास गोली थी, बंदूक थी, आराम से इनको डायरेक्ट उनकी हत्या कर सकते थे, लेकिन छुप के वार करने का फायदा हुआ कि इनको दमन करने में बहुत ज्यादा समय लगा। तो यह एक नीति है जिसके पास कम संसाधन होने के बावजूद भी, अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी अच्छे आधुनिक हथियार होने के बावजूद भी इनको दमन करने में बहुत ज्यादा समय लिया। इस विद्रोह का इंटेंसिटी समझने के लिए आपको इतना ही समझना पड़ेगा कि इस क्षेत्र में क्या किया। देखिए 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लागू करना पड़ा इस क्षेत्र में। मार्शल लॉ पूरी तरह से सेना का शासन होता है उस क्षेत्र में, उसमें कोई भी दया दृष्टि भाव नहीं देखा जाता, जो मिला उसको मार दो, सिर्फ ब्लड शेड आपको नजर आएगा, जो दिखा घर जला दो, गांव का गांव जला दो, इस तरह की चीजें देखने को मिल रहा था। किसी तरह इनको विद्रोह को शांत करना था। इसलिए इसमें क्या हुआ कि आपको इससे समझ में आया कि विद्रोह जो था अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को नाक में दम कर दिया था, और बस वो चाहते थे किसी तरह विद्रोह का जल्दी से दमन हो और इस क्षेत्र से हमें बाहर निकल सके। अब देखो इसका एक परिणाम के रूप में क्या निकला। अब इतनी सारी चीजों को देखोगे तो एक चीज नजर आएगा, जब एक छोटे से क्षेत्र में एकता हो सकता है तो हम बड़े स्तर पर जो अंग्रेज फैल रहे थे, ये बात है 1855 की, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1757 में जहां प्लासी का युद्ध होता है जो बंगाल तक ही सीमित था, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, वो इलाहाबाद, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सारी क्षेत्रों में वो अपने शासन स्थापित करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारी नीतियां आप देखेंगे, डलहौजी की नीति आई थी, व्यक्तिगत की नीति, तो विभिन्न राजाओं के क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया था। कई सारी चीजों, विभिन्न प्रकार की नीतियों के माध्यम से इनका क्या किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। मैं सिर्फ इस संथाल को आपको जोड़ने के लिए आपको समझना होगा कि राष्ट्रवाद की संकल्पना का विकास कैसे हुआ। राष्ट्रवाद की एक सीख देता है संथाल विद्रोह, कैसे देता है, वहां एकता है, वो अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं, वो उन्हें अखंड रूप से अपना मानते हैं। जब अखंड की बात आती है तो लोगों का
बात आती है राष्ट्रवाद की, बात का मतलब है कि आप विश्वास कितना करते हो अपने क्षेत्र पर, कितना जुड़े हो अपने जमीन से, इस बात की बात होती है। तो इस क्षेत्र ने क्या किया, आगे आने वाली क्रांतियों में राष्ट्रवाद की संकल्पना को क्या किया, मजबूत किया। और राष्ट्रवाद जब मजबूत होता है तो वहां पर जो सबसे बड़ा चीज उभर के आता है वो बिना एकता का पॉसिबल नहीं है। और हमने बताया कि बहुत ही कम समय में 60,000 लोगों ने क्या किया, संथाल सिद्धू चांद कानू भैरव को इन्होंने क्या किया, समर्थन दिया और युद्ध विद्रोह में इनका साथ दिया। जब भी बड़े युद्ध की शुरुआत होती है उसके कहने का क्या मतलब है कि अगर जब नींव पड़ी होती है, कहीं से सीख मिला हुआ होता है कि अगर हम इन चीज़ों को अगर इस तरह से लड़ेंगे तो यहाँ सफलता मिलने की ज़्यादा चांसेज है। तो उसी का नींव क्या किया संथालियों ने, संथाल विद्रोह ने रख दिया था। उसी के रूप में आपको दिखेगा 1857 का संघर्ष और आगे आने वाले जो संघर्ष हुए, चाहे गांधी जी के समय हो, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, कहीं ना कहीं आपको एकता स्थापित होते दिखता है। आप देखेंगे कि 1905-6 में जो बंगाल विभाजन किया जाता है तो उसमें क्या हुआ, वहाँ एकता ही था जिसे तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। आपको इसी से समझना होगा कि एकता स्थापित करने में नींव डालने वाला सबसे बड़ा चीज क्या था, संथाल विद्रोह था। दूसरा चीज देखेंगे, राष्ट्रीयता का भाव पैदा किया जो आने वाले विद्रोह में दिखा, जो हमने इसकी बात की। अब देखो इसका परिणाम एक दूसरा ये हुआ कि एक तो राष्ट्रवाद में हमने बता ही दिया कि राष्ट्रवाद की विकास हुआ, एक नींव इसने रख दिया, आने वाले विद्रोह को एक रास्ता दिखाया। और भी साथ में क्या, आदिवासियों के लिए क्या किया गया, आदिवासियों के लिए क्या किया गया कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से क्या किया गया, उनको अपने रीति रिवाजों, एक चीज जान लो कि और जो आदिवासी ट्राइबल ग्रुप थे उनके लिए क्या एक सीख मिला कि अगर अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, अपनी शासन प्रशासन व्यवस्था को अगर अपने हिसाब से बचाना है तो आपको एकता एकता रखना होगा, एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। ये सीख इस विद्रोह से मिलता है और किसी भी बाह्य शक्ति से लड़ने की हिम्मत देता है हमें। ठीक है, अब देखेंगे संताल विद्रोह के दमन के बावजूद अंग्रेजों ने समझा कि अगर इस संतालियों को अगर कुछ अलग नहीं किया गया तो ये विद्रोह फिर से हो सकता है। इसीलिए क्या किया गया, एक संताल परगना टेंडेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1856 लाया गया। इसमें ये किया गया जो पहले जो 1855 के पहले जो इनके रीति रिवाज थे उनको पुनः बहाल किया गया। पुनः बहाल क्या किया गया, जो झूम कृषि पर रोक लगाया गया तो उसको शुरू करने का परमिशन दिया गया। उनमें मांझी व्यवस्था जो प्रधान की संकल्पना होती थी उनको पुनः स्थापित किया गया। टेनेंसी एक्ट से क्या हुआ कि इनके रीति रिवाजों में अब कोई घुस नहीं सकता। दूसरा चीज था कि एक व्यवस्था ये किया गया कि इनके जमीन को दीकुओं द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता। दीकू कौन, हमने बताया था कि जो इनके ग्रुप से बाहर के लोग होंगे, जो महाजन जमींदार आके बसते हैं, उनसे ये जमीन, वो जमीन को खरीद नहीं सकते थे। ठीक है, इन सारी चीजों से क्या हुआ, इनकी जमीन अब बचा रह गया। अब हमने बताया था कि इसे देखो, मांझी व्यवस्था पुनः बहाल मतलब ये दोनों एक है। खुदकटी व्यवस्था, खुदकटी व्यवस्था क्या था, खुदकटी व्यवस्था यह था कि पहले क्या होता था कि इन लोग जंगल साफ करते थे, एक व्यक्ति द्वारा जंगल तो साफ करने में मुश्किल होता है, इसलिए लोग ग्रुप में जंगल साफ करते थे और सामूहिक खेती करते थे। और सामूहिक खेती का ही इसको भी उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था, अपने नीतियों के माध्यम से समाप्त कर दिया था। तो ये पुनः बहाल हो गया। ठीक है, अब ये तो अंग्रेजों के समय में हो चुका था। अब देखेंगे संथाली भाषा को वर्तमान में 8वीं अनुसूची का भाषा बनाया गया। अब ये आप कमेंट में बताओ कि इसका किस अमेंडमेंट के माध्यम से और कौन से ईयर में इस भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया, संथाली भाषा को। एक चीज समझ लो, आपको इसका प्रोग्रेस देखना है तो इस क्षेत्र में समझो कि जब संथाल परगना एक्ट लागू हुआ उसके बाद इस क्षेत्रों का विकास धीरे धीरे तो शुरू हुआ। आज इसी का हम भरोसा है, हमारी नीतियां ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है। आर्टिकल, जब आप अनुसूचित 4, 5 पढ़ोगे, 5 और 6 पढ़ोगे तो इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि आदिवासियों के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। और जब विशेष व्यवस्था किया गया है तो इस क्षेत्र में आप जाके कुछ भी कर नहीं सकते, बाहरी लोग नहीं कर सकते। आदिवासियों के लिए वह क्षेत्र संरक्षित होता है। बहुत सारे नियम सिर्फ आदिवासियों पर लागू होते, आदिवासियों के लिए होते हैं। बाहरी लोग को आने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। और
देश के सबसे बड़े पद पर हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी एक संथाली हैं। समझिए कि कहाँ से कहाँ तक लोग आए हैं। बस एक अवसर की ज़रूरत होती है, उनको एक सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है। तो हमें संथाल विद्रोह ने यह सिखाया है कि आप अपने कर्तव्यों को हासिल करना है तो एक सही रास्ता चुनिए। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना सीखिए और एकता के साथ रहिए, एक दूसरे पर भरोसा करिए। यही हमें सीख देता है संथाल विद्रोह। अब हमें समझना है कि अब क्वेश्चन जो आते हैं, अब जो क्वेश्चन आएंगे, मैं जब क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा ये नोट में जरूर लिखना। जैसे हमने आरसी मजूमदार के बारे में बोला तो उन्होंने कहा कि यह विद्रोह जो आर्थिक तंगी से शुरू होकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की शुरू हो गई, बढ़कर हो गई। वहीं दूसरी ओर कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखो इतने समय हो गए अंग्रेजों को इंडिया को औपनिवेशिक बनाए हुए, लेकिन प्रथम इस विद्रोह को उन्होंने प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी। और वो किस पुस्तक में कहा? द कैपिटल में। अभी क्या हुआ, समग्र रूप से कहें तो संथाल विद्रोह क्या है? न केवल आदिवासियों को अपने क्षेत्र, संस्कृति, रीति रिवाजों को संरक्षित करने की शक्ति देता है, अपितु भारतीयों में मूलतः बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोगों में भी एकता और हक के लिए लड़ने की शक्ति देता है। अतः इस विद्रोह को सफल विद्रोह माना जाना चाहिए। देखिए अंग्रेजी लोग तो कभी नहीं मानेंगे कि उन्होंने संथाल विद्रोही ने मुझे हराया, लेकिन जीत जाना ही एक सफल नहीं होता। हम जीत जाने के करीब पहुंच जाए, जब उनके शक्ति से कम शक्ति होने के बावजूद भी उनको हम इतना नाक में दम कर दें कि हम अपनी जो जरूरतें हैं, हमारी जो मांगे हैं, उससे पूरा करने को मजबूर करवा दें, तो ये हमारी जीत ही होती है, हम सफल होते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और करना क्या है कि आपको अब क्वेश्चन जो आएंगे, सबसे पहले अगर वीडियो में अच्छा लगता है कि कंटेंट में हमारा दम है, आप इसको अगर एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर इस पर अच्छा नंबर देगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों में शेयर करिए। आप समझिए पहले इसको क्या करना है, दो चीज़ों से देखना है। कैसे देखना है? आप तो आएंगे 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। आप इसको लिखना कैसे? अब देखो, इसमें पहले इंट्रोडक्शन में आप बता दो कि कब हुआ था संथाल। पहले इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ बता दो कि ये विद्रोह क्यों हुआ था। तो अंग्रेजों के शोषण पर एक नीतियाँ थी 1757, 1764 और 1793 की जो व्यवस्थाएं की गई थी, लगान नीतियाँ, उसके कारण क्या हुआ कि संथालियों के साथ उनके क्षेत्र में उनकी प्रशासनिक जो पारंपरिक रीति रिवाजें थी, उनके ऊपर एक नया कानून थोपने का प्रयास किया गया। एक शोषण पर एक नीतियों को लागू करने के कारण इस तरह का विद्रोह 30 जून 1855 को घोषित किया गया, मतलब घोषणा किया गया। अब इसमें जाओगे, अब इसको बताओ कि जब बॉडी पार्ट में जाओगे तो तत्कालिक कारण क्या था इस विद्रोह का? ध्यान तब हो, आप बताओ तत्कालिक कारण क्या था। तो आप बताओगे कि सबसे पहले क्या था कि इसमें क्या हुआ कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त किया गया, खुदघटी व्यवस्था को समाप्त किया गया, इनकी सामाजिक पारंपरिक नीतियों को समाप्त किया गया, सामाजिक हस्तक्षेप किया गया, इनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो ये सारी नीतियों को बताओ, और जैसा मैंने आगे डिस्क्राइब किया कि क्या क्या इनके साथ होता था, उन चीज़ों को इसमें लिखो। आज जब ये तत्कालिक कारण बताओगे और साथ में ये बताओ कि इसका प्रभाव क्या था, प्रभाव क्या पड़ा। अगर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो अब मानसिक रूप से उनके परिवार पर, जो पुरुष सदस्य हैं, उन पर क्या पड़ता होगा। जब उनके सामने उनकी महिलाओं के साथ शोषण होता होगा तो उनको देखकर कैसा लगता होगा। इस मानसिक पीड़ा को समझने का प्रयास करो, और इस चीज़ को जब शामिल करोगे, जब खुदकटी व्यवस्था जहाँ सामूहिक रूप से पहले खेती करते थे, अब अलग अलग क्षेत्रों में लोग खेती करेंगे, तो कैसे एक दूसरे के प्रति क्या होगा, एक अलगाव का भाव पैदा होता। लेकिन इस चीज को उन्होंने नहीं माना और एक दूसरे के साथ जुड़ने एकता दिखाया, और इस तरह के विद्रोह को सामने लेकर आते हैं। इन सारी चीजों को शामिल करना, और इसको दिखाने के लिए, अब तत्कालिक कारण दिखाने के लिए पूरा डिटेल मत लिखो, क्योंकि अब 7 से 10 नंबर का, तो कुछ नहीं, माइंड मैप बनाओ कि सामाजिक हस्तक्षेप क्या हुआ, धर्म परिवर्तन का काम करने की कोशिश किया, खुदघटी व्यवस्था, सामूहिक खेती को समाप्त करने का प्रयास किया। इस तरह से छोटा दिखाओ, और एक बॉडी इंट्रोडक्शन अच्छा देना, बॉडी पार्ट लिखना, और जल्दी से कंक्लूजन पे जाना। कंक्लूजन पे जाने के लिए सबको शामिल करना,
कि उन्होंने किस किस चीज़ों को प्रभावित किया इस विद्रोह ने। एक दिखाओगे 1857 में दिखा, फिर आप आगे का दिखाना जब बंगाल विभाजन में एकता के रूप में दिखा है, राष्ट्रवाद की संकल्पना उठता है, फिर दिखाना अनट्राइबल ग्रुप के लिए भी यह एक प्रेरणा स्वरूप सामने आता है। इन सारी चीज़ों को जब दिखाओगे और दिखाओगे किन किन क्षेत्रों में, और ये भी दिखा देना कि वर्तमान में क्या परिस्थिति है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या क्या इन्हें दिया गया है। आप देखेंगे कि अब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर को। तो इस तरह की चीजें अगर किया जा रहा है तो इनको क्या हो रहा है, समाज में एक स्थान दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। ये हमें, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, हम आज जिस ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, उसके समर्थक तो वो शुरू से थे। इन्होंने कभी भी हानि नहीं पहुंचाया, हमेशा ये जंगलों को बढ़ाने का प्रयास किया। इस तरह से हम आज जिस ग्लोबल वार्मिंग और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हम विभिन्न तरह की योजनाओं को ला रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव कर रहे हैं, अगर हम ट्राइबल के नियमों का पालन करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों को नहीं काटते, तो आज हम ग्लोबल वार्मिंग के तहत विभिन्न तरह की चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे होते। ठीक है, अगर वीडियो लगा तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।